बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का 12वां पाठ है जिसका शीर्षक है कंचा। और इस पाठ को लिखा है लेखक टी पद्मनाभन जी ने। तो आइए देखते हैं लेखक हमें इस पाठ में क्या बता रहे हैं। सबसे पहले पाठ से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों, लेखक टी पद्मनाभन द्वारा लिखी गई कहानी कंचा एक छोटे से बच्चे अप्पू की कहानी है। अप्पू हर रोज पैदल ही अपने स्कूल आता जाता है। रास्ते में एक दुकान है जिसमें शीशे के जार में कंचे रखे हैं। रंग बिरंगे कंचे उसे अत्यधिक आकर्षित करते हैं। अप्पू किसी भी हालत में इन कंचों को खरीदना चाहता है। स्कूल में भी अप्पू का सारा ध्यान उन कंचों को खरीदने की तरकीब सोचने में ही लगा रहता है। आइए देखते हैं इस कहानी का छोटा सा पात्र अप्पू आखिर इन कंचों को किस तरह से हासिल कर पाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है कंचा मतलब होता है, अंग्रेजी में इसे मार्बल्स कहते हैं। कंचे हमेशा से ही बच्चों को आकर्षित करते आए हैं। इस कहानी में भी एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम अप्पू है। वह रोज पैदल ही स्कूल आता जाता है और रास्ते में पड़ने वाली जो एक दुकान है उसमें एक दिन वह शीशे के जार में कंचे रखे देखता है। वो कंचे उसे इतने अच्छे लगते हैं कि वो किसी भी हालत में उन कंचों को खरीदना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि उन कंचों को अप्पू किस तरह से खरीद पाता है। पेज 86 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। अप्पू कंधे पर बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छांव के नीचे से होता हुआ विद्यालय जा रहा था। बस्ते में रखी स्लेट और पेंसिल के टकराने की आवाज आ रही थी, लेकिन अप्पू का ध्यान उस पर नहीं है। वह तो सियार और कौवे की मजेदार कहानी के बारे में सोच रहा है। किस तरह चालाक सियार कौवे की तारीफ करता है और कौवा जैसे ही गाने के लिए अपनी चोंच खोलता है, रोटी का टुकड़ा जो उसने अपनी चोंच में पकड़ रखा था वह नीचे गिर जाता है। सियार उस रोटी के टुकड़े को लेकर वहां से भाग जाता है। कौवे की इस बेवकूफी को सोचकर अप्पू जोर से हंसने लगा। तो बच्चों, यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की मानसिकता के बारे में बताया गया है। छोटे बच्चों को अक्सर हम देखते हैं कि वो जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं या जो कहानियाँ उन्हें अच्छी लगती हैं वो उसी के बारे में सोचा करते हैं। तो यहाँ पर यह छोटा सा बच्चा अप्पू स्कूल जाते वक्त भी किसी मज़ेदार कहानी को सोचने में व्यस्त है और वो कहानी है सियार और कौवे की। यहाँ पर वह सियार की चालाकी और कौवे की बेवकूफ़ी को सोचकर हंस रहा है और इसी तरह से अपनी मस्ती में वो स्कूल जा रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या है। पेज 86-87 का भावार्थ। इसी तरह अप्पू अपने ख्यालों में खोया हुआ चलते चलते एक दुकान के सामने पहुंच जाता है। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार रखे हुए हैं जिनमें चॉकलेट, पिपरमेंट, बिस्कुट रखे थे। यह सारी चीजें अक्सर उसके पिता उसे लाकर दिया करते थे, इसीलिए उन चीजों पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी उसकी नजर एक नए जार पर पड़ती है और वह एक तरफ खड़ा होकर लगातार उस नए जार को देखने लगता है, क्योंकि उसमें जो चीज रखी थी वह उससे पहले इस दुकान में उसने नहीं देखी थी। तो बच्चों, इसी तरह से अपने ख्यालों में खोया हुआ अप्पू धीरे धीरे स्कूल की तरफ जा रहा है, लेकिन स्कूल के रास्ते में एक दुकान पड़ती है। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार रखे हुए हैं जिनमें कि चॉकलेट, पिपरमेंट, बिस्कुट जैसी खाने की चीजें भरी हुई हैं। क्योंकि ये सारी चीजें अप्पू के पिता हमेशा उसे लाकर दिया करते हैं, इसीलिए इन सारी चीजों पर उसका ध्यान नहीं जाता। लेकिन अचानक उसकी नजर एक नए जार पर अटक जाती है जिसमें कि कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो उसने पहले इस दुकान में नहीं देखी थी। तो आइए देखते हैं वो कौन सी जार है और उस जार में क्या रखा हुआ है। पेज 87 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। उस नए जार में कंचे रखे थे, हरी लकीर वाले, सफेद, गोल, बड़े आंवले जैसे खूबसूरत कंचे। अप्पू सोचता है अब तक दुकानदार ने यह कंचे आखिर कहाँ रखे थे। अप्पू देखते ही देखते कंचों की दुनिया में खो जाता है। उसे लगता है कंचों का यह जार आसमान से भी बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर चला गया है। वहाँ कोई दूसरा बच्चा नहीं था। उस जार के अंदर वह बिल्कुल अकेला था। फिर भी उसे मजा आ रहा था। वैसे भी अपनी छोटी बहन की मृत्यु के बाद वह अक्सर अकेला ही खेला करता था। तो बच्चों, यहाँ पर जो एक नया जार अप्पू ने उस दुकान में देखा था, उस जार में कंचे भरे थे। कंचे का मतलब है मार्बल्स रखे हुए थे और वो मार्बल्स हरी लकीरों वाले, सफेद, गोल, बड़े आंवले के आकार के खूबसूरत कंचे थे।
अप्पू यहाँ सोचता है कि इससे पहले उसने कभी भी इस दुकान में कंचों का यह जार नहीं देखा था। आखिर दुकानदार ने ये सारे कंचे कहाँ रख दिए थे। अप्पू देखते ही देखते उन कंचों की दुनिया में खो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये कंचों का जार आसमान से भी बड़ा हो गया है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो उस जार के भीतर चला गया है और वहां पर अकेला ही वह उन कंचों के साथ खेल रहा है। यहाँ पर एक और बात बताई गई है, पहले अक्सर वह अपनी छोटी बहन के साथ खेला करता था। क्योंकि उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो चुकी है तो अब वह घर पर भी अकेला है और यहाँ भी वह अकेले ही उन कंचों से खेल रहा है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है इस कहानी में। पेज 87 का भावार्थ। जार के अंदर वह कंचों से खेल रहा था, तभी दुकानदार ने उसे डांट कर कहा कि इस तरह तो वह कंचों के जार को नीचे गिरा देगा। दुकानदार की आवाज सुनकर अचानक अप्पू अपने सपनों से बाहर आया और चौंक उठा। दुकानदार ने पूछा कि क्या उसे कंचे चाहिए। दुकानदार ने कहा उसे जो कंचा चाहिए वह वही कंचा निकालकर उसे दे देगा। और ऐसा कहकर दुकानदार कांच के जार का ढक्कन खोलने लगा, लेकिन अप्पू ने मना करते हुए कहा कि उसे कंचे नहीं चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, अप्पू जो है वो कंचों को देखकर उन्हीं के सपनों में खोया हुआ था। तभी दुकानदार ने उसे डांटते हुए कहा कि जिस तरह से वह कंचों के जार को पकड़ा हुआ है, इस तरह से तो वह कंचों के जार को नीचे गिरा देगा। अप्पू जैसे ही दुकानदार की आवाज सुनता है वह अपने सपनों से अचानक जाग जाता है और आसपास देखकर वह चौंक भी उठता है। दुकानदार उससे पूछता है कि क्या उसे कंचे चाहिए। जो भी कंचे वह मांगेगा वह उसे वही कंचा निकाल कर दे देगा, लेकिन अप्पू उस वक्त मना कर देता है कि उसे कंचे नहीं चाहिए। आइए देखते हैं आगे है पेज 88 का भावार्थ। उसी समय स्कूल की घंटी की आवाज सुनकर अप्पू अपना बस्ता उठाए स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। जो बच्चे स्कूल देर से पहुंचते थे उन्हें पीछे बैठना पड़ता था। अप्पू भी आज स्कूल देर से पहुंचा था, इसीलिए आज अप्पू को भी पीछे ही बैठना पड़ा। पीछे बैठकर अप्पू देखने लगा कौन बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। सभी अपनी जगह पर थे। रोज समय पर आने वाला रमन अगली बेंच पर बैठा था और तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी थी। अप्पू को जॉर्ज कहीं दिखाई नहीं दिया। वह जॉर्ज को ढूंढ रहा था, क्योंकि सभी लड़कों में जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। तो बच्चों यहाँ पर स्कूल की घंटी की आवाज जैसे ही अप्पू ने सुनी, वह कंचों को भूल गया और अपना बस्ता उठाकर स्कूल की तरफ दौड़ा। लेकिन स्कूल पहुंचते पहुंचते उसे देर हो चुकी थी और स्कूल का यह नियम था कि जो बच्चा स्कूल देर से पहुंचेगा वो कक्षा में सबसे पीछे बैठेगा। तो अप्पू के देर से स्कूल पहुंचने की वजह से उसे कक्षा में भी पीछे ही बैठना पड़ा। पीछे बैठे बैठे वो पूरी कक्षा का जायजा ले रहा था कि कौन आ चुका है और कौन बच्चा कहाँ बैठा है। तभी उसकी नजर रमन पर पड़ी, जो कि अगली बेंच पर बैठा था। वहीं आसपास मल्लिका और अम्मू भी बैठी हुई थी, लेकिन अप्पू की नजर जॉर्ज को ढूंढ रही थी। जॉर्ज उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह जॉर्ज को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसे पता था कि सभी लड़कों में जॉर्ज सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। पेज 88-89 का भावार्थ। जॉर्ज अपने से बड़ी उम्र के लड़कों को भी कंचे खेलने में हरा देता था। हारने वाला बच्चा ऐसे ही वहां से नहीं जा सकता था। उसे अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती और जॉर्ज अपने कंचे चलाकर उसकी बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डियां तोड़ता। तभी अप्पू को याद आया कि रमन ने उसे बताया था कि जॉर्ज को बुखार है। जॉर्ज का घर रमन के घर के रास्ते में ही पड़ता है। अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं था। मास्टर जी के आते ही हड़बड़ी में अप्पू ने अपनी पुस्तक खोलकर सामने रख ली। मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। पाठ पढ़ाते हुए बीच बीच में वे बच्चों से सवाल भी करते। तो यहाँ पर अप्पू जो है वो जॉर्ज के बारे में ही सोचे जा रहा था कि किस तरह से वह कंचे खेलने में सभी को हरा देता था, और जो हार जाता था उसे वह ऐसे ही जाने नहीं देता था, बल्कि उसे मुट्ठी बंद करके जमीन में रखवाता था और अपने कंचों से उसकी मुट्ठी पर वार करता था। तभी अप्पू को एक बात याद आती है कि उसे रमन ने यह बताया था कि जॉर्ज को बुखार है, इसीलिए वह स्कूल नहीं आ रहा। रमन को जॉर्ज के बारे में इसलिए पता था क्योंकि रमन के घर के रास्ते में ही जॉर्ज का घर भी पड़ता था। अब अप्पू का ध्यान कक्षा में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तभी मास्टर जी का कक्षा में प्रवेश होता है और मास्टर जी को देखते ही अप्पू जल्दी से पुस्तक खोलकर अपने सामने रख लेता है। मास्टर आते ही रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं और पाठ पढ़ाते पढ़ाते वो बीच में बच्चों से बातचीत भी कर रहे होते हैं।
तो आइए देखते हैं आगे क्या है। पेज 89 का भावार्थ। मास्टर जी ने बच्चों को बताया कि रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। मास्टर जी रेलगाड़ी के अलग अलग हिस्सों के बारे में बता रहे हैं। रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए एक खास जगह होती है जिसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का एक बड़ा पीपा होता है। इधर मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे और उधर अप्पू का पूरा ध्यान कंचों में था। वह सिर्फ कंचों के बारे में ही सोच रहा था। तो यहाँ पर मास्टर जी कक्षा में आते ही पाठ शुरू कर देते हैं। रेलगाड़ी के बारे में वो तरह तरह की बातें बता रहे हैं, जैसे कि रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं। इसे भाप की गाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि भाप से चलती है। मास्टर जी रेलगाड़ी के अलग अलग हिस्सों के बारे में भी बता रहे हैं, जैसे कि रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए एक बड़ा सा ड्रम होता है जिसे बॉयलर कहते हैं। तो यहाँ पर मास्टर जी पाठ पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अप्पू का ध्यान बिल्कुल भी उस पाठ पर नहीं था। उसका पूरा ध्यान उन कंचों में था और वह सिर्फ कंचों के बारे में ही सोचता रहता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है इस पाठ में। पेज 89 का भावार्थ है। अप्पू अपने सपनों में फिर खो गया और उसे एक बड़ा कांच का जार नजर आने लगा जिसमें हरी लकीरों वाले सफेद गोल बड़े आंवले जैसे सुंदर कंचे रखे थे। वह सोचने लगा जब जॉर्ज अच्छा होकर आ जाएगा तो वह उसे भी कंचों वाली बात बताएगा। यह सारी बातें सुनकर जॉर्ज बहुत खुश होगा और उस समय सिर्फ वे दोनों खेलेंगे, किसी और को अपने साथ खेलने नहीं देंगे। इधर मास्टर जी का ध्यान जैसे ही अप्पू पर जाता है वह समझ जाते हैं कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। वे एक चौक का टुकड़ा उसकी तरफ फेंकते हैं जो अप्पू के चेहरे पर लगता है और वह हड़बड़ा कर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों अप्पू फिर से सपनों में खो जाता है और अब भी वह सपनों में उस कांच के बड़े जार को देखता है जिसमें रंग बिरंगे कंचे रखे हुए हैं। वह सोचता है कि जब जॉर्ज ठीक होकर स्कूल फिर से आने लगेगा तो वो उसे भी कंचों की बात बताएगा और वो दोनों मिलकर कंचों से खेलेंगे और इस खेल में वो किसी भी बच्चे को शामिल नहीं करेंगे। इधर मास्टर जी पाठ पढ़ाते पढ़ाते जैसे ही अप्पू को देखते हैं, उसे देखते ही मास्टर जी को समझ में आ जाता है कि अप्पू का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है और मास्टर जी एक चौक का छोटा सा टुकड़ा उसकी तरफ फेंकते हैं जो अप्पू के चेहरे पर लगता है। चौक के टुकड़े के चेहरे से टकराते ही अप्पू हड़बड़ाकर वहां पर खड़ा हो जाता है। आइए देखते हैं मास्टर जी अप्पू को क्या कह रहे हैं। पेज 90 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। सभी बच्चे सांस रोके देख रहे थे। मास्टर जी गुस्से में अप्पू से पूछते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है। अनुभवी मास्टर जी अप्पू का चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि उसके मन में कुछ और बातें चल रही है। अप्पू कांपते हुए बोल उठता है, कंचा। अप्पू का जवाब सुनते ही कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। मास्टर जी गुस्से में अप्पू को बेंच पर खड़ा होने को कहते हैं। बेंच पर खड़ा हुआ अप्पू फिर से कंचों के बारे में ही सोचने लगता है। कक्षा के सारे बच्चे उसकी तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मास्टर जी अप्पू को आवाज लगाते हैं, सारे बच्चे सांस रोके इस नजारे को देखने लगते हैं कि आखिर अब मास्टर जी अप्पू से क्या कहने वाले हैं। मास्टर जी अप्पू से पूछते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में तुम कुछ कहो। क्योंकि मास्टर जी जो कि इतने अनुभवी होते हैं, अप्पू का चेहरा देखकर ही उन्हें समझ में आ जाता है कि उसका ध्यान बिल्कुल भी कक्षा में नहीं है। अप्पू जिसके मन में दिमाग में अब भी कंचे की बात चल रही होती है, जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, जो पहला शब्द निकलता है वो होता है कंचा। अप्पू का यह जवाब सुनकर सारे बच्चे कक्षा में जोर जोर से हंसने लगते हैं। मास्टर जी भी अप्पू के इस जवाब से बहुत नाराज होते हैं और अप्पू को बेंच में खड़ा होने के लिए कहते हैं। बेंच पर खड़ा होकर अप्पू रोने लगता है, लेकिन रोते रोते भी वह कंचों के बारे में ही सोच रहा था। अप्पू को सजा मिलने के कारण कक्षा के सारे बच्चे उसकी तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है कक्षा में। पेज 90-91 का भावार्थ। बेंच पर खड़े खड़े अप्पू सोचता है कि जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा और यह बच्चे जो अभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इनमें से वह किसी को भी खेलने नहीं बुलाएगा। यह सभी उसके सुंदर कंचों को देखकर ललचाएंगे। फिर उसके मन में एक शक उत्पन्न होता है कि आखिर वह कंचे कैसे खरीदेगा। जॉर्ज के साथ जाने पर यदि वह दुकानदार से कंचे मांगता है तो क्या दुकानदार उसे कंचे बिना पैसे के ही दे देगा? अगर उसे कंचे खरीदने पड़े तो कंचे खरीदने में कितने पैसे लगेंगे? इधर कक्षा में बच्चे मास्टर जी से पाठ से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान पूछ रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर अप्पू जो कि सजा के तौर पर बेंच पर खड़ा है, बेंच पर खड़े खड़े भी अप्पू जॉर्ज और कंचों के बारे में ही सोच रहा है
और जो बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं उनके ऊपर भी अप्पू को बहुत गुस्सा आ रहा है और वह सोचता है कि जब जॉर्ज आएगा और वह कंचे खरीद लेगा तो वह इन बच्चों को जो कि आज उसका मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें वह खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं बुलाएगा और उसके सुंदर सुंदर कंचे देखकर ये बच्चे तब ललचाएंगे। फिर उसके मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि आखिर वह कंचे खरीदेगा कैसे। अगर वह जॉर्ज को साथ लेकर उस दुकान में जाता है तो क्या दुकानदार उसे कंचे बिना पैसे के ही दे देगा, और यदि पैसों की जरूरत पड़ी तो आखिर कंचे खरीदने के लिए उसे कितने पैसे चाहिए होंगे। यहाँ पर अप्पू अपने कंचों की दुनिया में खोया हुआ होता है और उधर कक्षा के सारे बच्चे पाठ खत्म होने के बाद पाठ से संबंधित जो भी शंकाएं होती हैं उनका समाधान वो मास्टर जी से पूछ रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। पेज 91 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। मास्टर जी ने देखा अप्पू फिर कहीं खोया हुआ है। उन्होंने अप्पू से पूछा कि वह क्या सोच रहा है। यदि पाठ से संबंधित कोई सवाल है तो वह उनसे पूछ सकता है। तभी अप्पू ने कहा पैसे। यह सुनकर मास्टर जी अप्पू से पूछते हैं कि उसे कितने पैसे और किस लिए पैसे चाहिए। अप्पू कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी नजरों के सामने हरी लकीरों वाले सफेद गोल कंचे फिसलते गए। मास्टर जी ने समझा कि वह रेलगाड़ी खरीदने के लिए पैसों के बारे में सोच रहा है। मास्टर जी उसे बताने लगे कि रेलगाड़ी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन फिर मास्टर जी पूछते हैं कि अगर उसे रेलगाड़ी मिल जाए तो वह क्या करेगा। अप्पू कहता है कि वह जॉर्ज के साथ खेलेगा। असल में अप्पू जॉर्ज के साथ रेलगाड़ी से नहीं बल्कि कंचों से खेलना चाहता है। तो यहाँ पर मास्टर जी जो कि अब तक पाठ खत्म कर चुके हैं, अचानक उनका ध्यान फिर से अप्पू की तरफ जाता है। वो फिर से अप्पू को कहीं और खोया हुआ पाते हैं। वे अप्पू से फिर से पूछते हैं कि वह क्या सोच रहा है। यदि पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है उसके मन में तो वह उनसे पूछ सकता है। लेकिन तब अप्पू कंचे खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए थे उनके बारे में सोच रहा था और यही पैसे शब्द अप्पू के मुंह से निकल जाता है। मास्टर जी को लगता है कि अप्पू रेलगाड़ी खरीदने के लिए पैसों की बातें कर रहा है। मास्टर जी उससे पूछते हैं कि उसे पैसे किस लिए चाहिए और कितने पैसे चाहिए। लेकिन अप्पू तो केवल हरी लकीरों वाले सफेद गोल और चमकीले कंचों के बारे में ही सोचता रहता है। मास्टर जी उसे बताते हैं कि यदि वह रेलगाड़ी खरीदने के लिए पैसों के बारे में सोच रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि रेलगाड़ी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मास्टर जी उससे पूछते हैं कि यदि उसे कोई रेलगाड़ी मिल जाए तो वह उससे क्या करेगा। अप्पू कहता है कि वह जॉर्ज के साथ खेलेगा। लेकिन यहाँ पर अप्पू जॉर्ज के साथ मिलकर वह कंचों से खेलना चाहता था। तो आइए देखते हैं। पेज 92 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। उसी समय कक्षा में चपरासी फीस जमा कराने की नोटिस लेकर आता है। मास्टर जी उन बच्चों को जो फीस लेकर आए हैं ऑफिस में जाकर फीस जमा करने को कहते हैं। बहुत सारे बच्चे फीस जमा करने चले जाते हैं। राजन जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काटता है। अप्पू अपना पैर खींच लेता है। उसे याद आता है उसके पिता ने भी फीस के लिए 1.5 रुपए दिए थे। जेब टटोलने पर उसे 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का मिलता है। वह खुश हो जाता है कि फीस जमा करने के बहाने वह बेंच से उतर सकेगा। लेकिन मास्टर जी उसे जाने नहीं देते और फिर से बेंच पर खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें चल रही होती हैं। तभी विद्यालय का जो चपरासी है वो बच्चों को यह बताने के लिए आता है कि जो बच्चे फीस जमा करना चाहते हैं वो ऑफिस जाकर फीस जमा कर दें। मास्टर जी सभी बच्चों को फीस लेकर ऑफिस जाने के लिए कहते हैं। बहुत सारे बच्चे फीस जमा करने के लिए चले जाते हैं। तभी अप्पू को याद आता है कि उसके पिता ने भी फीस जमा करने के लिए उसे 1.5 रुपए दिए हैं। वह जेब टटोलकर उन पैसों को निकालता है और मास्टर जी को कहता है कि उसे भी फीस जमा करना है। लेकिन मास्टर जी जो कि उससे नाराज होते हैं वह उसे फीस जमा करने जाने नहीं देते और उसे फिर से बेंच में खड़ा होने के लिए कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगले पेज में क्या है। पेज 92-93 का भावार्थ। अप्पू बेंच के ऊपर चढ़कर रोने लगता है। मास्टर जी उससे पूछते हैं क्या वह आगे से कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा। अप्पू हाँ कहता है और मास्टर जी भी उसे कक्षा में ध्यान देने की हिदायत देकर छोड़ देते हैं। अप्पू फीस जमा करने दफ्तर जाता है। दफ्तर में बहुत भीड़ लगी होती है। क्लर्क बाबू बच्चों को एक एक करके आने की हिदायत देते हैं। वहां खड़े बच्चे शोरगुल कर रहे होते हैं। अप्पू इस शोरगुल से दूर खड़ा हो जाता है। इस वक्त भी वह कंचों के बारे में ही सोच रहा होता है। वह सोचता है कि क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर उसे कंचे मिलेंगे। कंचे खरीदे जाएं तो उसे कितने पैसे खर्च करने होंगे। यहाँ पर मास्टर जी के नाराज होने पर
अप्पू फिर से बेंच पर खड़ा होकर रोने लगता है। मास्टर जी जैसे ही उसे देखते हैं उन्हें भी उस पर दया आ जाती है और उसे हिदायत देकर कि अगली बार से तुम्हें कक्षा में ध्यान देना है, ऐसा कहकर मास्टर जी उसे फीस जमा करने के लिए दफ्तर जाने को कहते हैं। दफ्तर में पहले ही बच्चों की बहुत भीड़ लगी होती है। क्लर्क जो कि फीस के पैसे ले रहा होता है वह बच्चों को एक एक कर आने की हिदायत देता है। वहां खड़े बच्चे बहुत शोर कर रहे होते हैं। अप्पू इस शोरगुल से दूर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस वक्त भी अप्पू इस शोरगुल से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस वक्त भी अप्पू कंचों के बारे में ही सोच रहा होता है। वह सोचता है कि क्या जॉर्ज को अगर मैं साथ लेकर दुकान जाऊंगा तो कंचे मुझे बिना पैसों के ही मिलेंगे, या फिर कंचे अगर खरीदने हो तो उसे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं आगे क्या है। पेज 93 का भावार्थ। जैसे ही घंटी बजती है फीस जमा कर चुके सभी बच्चे उधर से चले जाते हैं। अप्पू भी बिना फीस जमा किए उनके साथ कक्षा में आ जाता है। मास्टर जी सबसे पूछते हैं कि क्या उन सब ने फीस जमा कर दिया। सभी बच्चे हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन अप्पू अपनी बेंच से नहीं उठता। विद्यालय से लौटते समय वह बच्चों को कंचे खेलते देखता है। विद्यालय के फाटक से ही उसे मोड़ पर वह दुकान नजर आती है जिसकी अलमारी में कंचों का वह जार रखा है। कंधे पर बस्ता लटकाए वह चलता हुआ दुकान के पास आकर रुक जाता है। दुकानदार उसे देखकर हंस पड़ता है और उसे पूछता है कि उसे कंचे चाहिए ना। अप्पू मुस्कुराते हुए हाँ कहते हुए सिर हिलाता है। बच्चे फीस जमा कर ही रहे होते हैं कि तभी छुट्टी की घंटी बज जाती है और सभी बच्चे जो फीस जमा कर चुके होते हैं दौड़ते हुए कक्षा में आ जाते हैं। उन्हीं के साथ अप्पू भी कक्षा में आ जाता है। मास्टर जी सभी से पूछते हैं कि क्या उन सब ने फीस जमा कर दिया। सभी बच्चे हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन अप्पू कुछ नहीं कहता। विद्यालय से लौटते समय अप्पू बच्चों को कंचे खेलते देखता है और विद्यालय के फाटक से ही उसे वो दुकान नजर आती है जहां पर कि उसने जार में कंचों को देखा था। अप्पू कंधे पर बस्ता लटकाए धीरे धीरे चलता हुआ उस दुकान के पास आता है और वहां रुक जाता है। दुकानदार फिर उसे देखकर हंस पड़ता है क्योंकि उसे पता होता है कि इस बच्चे को कंचे चाहिए, और फिर से वह उससे पूछता है क्या उसे कंचे चाहिए। अप्पू मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। तो आइए देखते हैं अप्पू किस तरह से कंचे खरीदता है। पेज 94 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। दुकानदार जार का ढक्कन खोलते हुए अप्पू से पूछता है कि उसे कितने कंचे चाहिए। जवाब में अप्पू फीस के लिए मिले 1.5 रुपए उसके सामने रख देता है। इतने पैसे देखकर पहले तो दुकानदार चौंक जाता है क्योंकि इससे पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। दुकानदार अप्पू से पूछता है कि इतने कंचों की क्या जरूरत है। अप्पू कहता है कि वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार सोचता है कि अप्पू अपने सारे दोस्तों से पैसे लेकर कंचे खरीदने आया है। सभी मिलकर कंचे खरीद रहे होंगे। दुकानदार अप्पू को पोटली में कंचे दे देता है। तो यहाँ पर जैसे ही अप्पू दुकानदार को कहता है कि उसे कंचे चाहिए, दुकानदार जार का ढक्कन खोलने लगता है और अप्पू से पूछता है कि उसे कितने कंचे चाहिए। तो जवाब में अप्पू, जो कि उसके स्कूल की फीस होती है, वह पैसे वो निकाल कर दुकानदार के सामने रख देता है। और इतने पैसे देखकर दुकानदार चौंक जाता है क्योंकि इससे पहले कोई भी बच्चा इतनी बड़ी रकम के कंचे खरीदने नहीं आया था। दुकानदार कहता है कि इन पैसों से तो बहुत सारे कंचे आ जाएंगे, इतने सारे कंचे आखिर उसे क्यों चाहिए। अप्पू कहता है कि वह इस सवाल का जवाब नहीं देगा। दुकानदार सोचता है कि हो सकता है अप्पू ने अपने दोस्तों से भी पैसे ले लिए हों और उन सारे पैसों से वो अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए एक साथ कंचे खरीदने आया है। और दुकानदार कागज की पोटली में ढेर सारे कंचे उसे बांधकर दे देता है। तो इस तरह से अप्पू कंचे खरीदने में सफल हो जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। पेज 94-95 का भावार्थ। कागज की पोटली जिसमें कंचे रखे थे उसे छाती से चिपकाए अप्पू नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगता है। रास्ते में उसकी इच्छा होती है कि वह पोटली को खोलकर भी कंचों को देखे कि उनमें हरी लकीरें हैं या नहीं। जैसे ही वह पोटली को खोलता है सारे कंचे सड़क के बीचों बीच बिखर जाते हैं। अप्पू जल्दी जल्दी उन्हें इकट्ठा करने लगता है। जब कंचों से उसकी हथेली भर जाती है तो वह उन कंचों को अपने बस्ते में रखता जाता है। अचानक सामने से आती एक कार ब्रेक लगाकर रुकी, लेकिन तब भी अप्पू कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर यह देखकर गुस्से में हॉर्न बजाता है।
तो बच्चों यहाँ पर कंचों से भरी वो जो कागज की पोटली थी उसे बहुत ही एहतियात के साथ छाती से चिपकाए अप्पू अपने घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में उसका मन उन कंचों को देखने का होता है कि आखिर दुकानदार ने हरी लकीरों वाले कंचे दिए हैं या नहीं, और इसी इच्छा के साथ वह पोटली को खोल देता है। लेकिन पोटली के खुलते ही सारे कंचे रास्ते में बिखर जाते हैं। अप्पू जल्दी जल्दी सारे कंचों को समेटने लगता है और कंचों से उसकी जब हथेली भर जाती है तो उन कंचों को वह अपने बस्तों में डालता जाता है। तभी अचानक सामने से एक कार आती है, लेकिन कार का ड्राइवर सामने सड़क पर एक बच्चे को बैठा देख तेजी से अपना ब्रेक दबाता है और वह गुस्से में हॉर्न भी बजाने लगता है। लेकिन अप्पू पूरी तरह से कंचों को चुनने में मग्न होता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि सामने से कोई कार आ रही है। आइए आगे देखते हैं। पेज 95-96 का भावार्थ। हॉर्न की आवाज सुनकर कंचे चुनता हुआ अप्पू सिर उठाकर देखता है। ड्राइवर को देखकर सोचता है कि शायद उसे भी कंचे अच्छे लगे हैं। वह ड्राइवर को कंचे दिखाकर मुस्कुरा कर पूछता है कि कंचे अच्छे हैं ना। अप्पू की इस हरकत पर ड्राइवर हंस पड़ता है। अप्पू बस्ता कंधे पर लटकाए घर पहुंचता है। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही होती है। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। वह दौड़कर माँ के गले से लग जाता है और वह अपना बस्ता जोर से हिलाकर दिखाता है। कंचों की आवाज सुनकर जब उसकी माँ पूछती है कि यह क्या है तो वह सारे कंचे माँ को दिखाता है। माँ इतने सारे कंचे देखकर हैरान हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर सड़क पर कंचे चुनते हुए जैसे ही कार के हॉर्न की आवाज अप्पू को सुनाई देती है तब वह सर उठाकर ड्राइवर को देखता है और वह यह सोचता है कि कार शायद इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उसके ड्राइवर को भी कंचे पसंद हैं। वह उन कंचों को दिखाकर ड्राइवर से पूछता है कि ये कंचे अच्छे हैं ना। अप्पू की इस नादानी को देखकर ड्राइवर का गुस्सा खत्म हो जाता है और वह भी हंस पड़ता है। अप्पू अपना बस्ता लटकाए जैसे ही घर पहुंचता है उसकी माँ बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है क्योंकि उस दिन उसे स्कूल से लौटने में देर हो गई थी। वह दौड़कर अपनी माँ के गले से लग जाता है और बस्ते को जिसके अंदर कंचे भरे हुए थे जोर से हिलाकर माँ को दिखाता है। माँ के पूछने पर कि बस्तों में आखिर क्या भरा हुआ है वह सारे कंचे अपनी माँ को दिखाता है। माँ इतने सारे कंचे देखकर हैरान हो जाती है। आइए आगे देखते हैं माँ क्या कहती है। पेज 96 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। माँ के पूछने पर कि आखिर उसने इतने सारे कंचे कैसे खरीदे वह पिताजी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि दोपहर में पिताजी ने जो पैसे दिए थे उन्हीं पैसों से उसने कंचे खरीदे हैं। माँ यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि फीस के पैसों से अप्पू ने कंचे खरीद लिए हैं। वह सोचती है कि आखिर वह किसके साथ इतने सारे कंचों से खेलेगा। उस घर में उसकी छोटी बहन की मृत्यु के बाद वह अकेला ही है। यह सोचकर माँ की आंखें भर जाती हैं। माँ को देखकर अप्पू को समझ नहीं आता कि आखिर माँ क्यों रो रही है। अप्पू सोचता है शायद माँ को कंचे पसंद नहीं आए। तो यहाँ पर माँ के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर इतने सारे कंचे अप्पू ने कैसे खरीदे। इस सवाल के जवाब में अप्पू सामने टंगी पिताजी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए माँ को बताता है कि पिताजी ने दोपहर में मुझे स्कूल की फीस के जो पैसे दिए थे उन्हीं पैसों से उसने कंचे खरीदे हैं। माँ को यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन माँ यह सोचती है कि आखिर किसके साथ अप्पू इतने सारे कंचों के साथ खेलेगा, क्योंकि घर में उसकी छोटी बहन जिसके साथ वह खेला करता था अब उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। और यह सारी बातें सोचकर माँ की आंखें भर जाती है। लेकिन अप्पू माँ की आंखों में आंसू देखकर यह सोचता है कि शायद माँ को कंचे पसंद नहीं आए। आइए आगे देखते हैं। पेज 97 का भावार्थ। अप्पू सोचता है कि बूढ़ा दुकानदार और ड्राइवर सभी को कंचे पसंद थे, सिर्फ माँ को ही कंचे पसंद क्यों नहीं आए। वह कंचे दिखाता हुआ माँ से कहता है कि कंचे बुरे हैं ना। उसकी माँ हंसकर कहती है कंचे बहुत अच्छे हैं। दोनों हंस पड़ते हैं। माँ को खुश देखकर अप्पू भी बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर अप्पू यह सोचने लगता है कि कोई ऐसा नहीं है जिसे कंचे पसंद न आए हों, चाहे वो बूढ़ा दुकानदार हो या वह ड्राइवर हो। लेकिन माँ इन कंचों को देखकर खुश क्यों नहीं होती। यह सोचता हुआ वह माँ से पूछता है कि कंचे बुरे हैं, लेकिन अप्पू की खुशी को देखकर माँ हंसकर कहती है कि नहीं, कंचे बहुत ही अच्छे हैं। और इस बात से अप्पू बहुत खुश हो जाता है और दोनों हंस पड़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी यहाँ खत्म होती है। तो बच्चों आशा है लेखक टी पद्मनाभन द्वारा लिखा गया यह पाठ कंचा का भावार्थ अच्छे से आप सबको समझ में आ गया होगा।
एनसीईआरटी क्लास 7th के अन्य पाठों का सरल भावार्थ भी हम आगे जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।